Okay, so the chapter we are proceeding with is plant kingdom. और प्लांट किंगडम के अंदर ऑलरेडी हमने काफी सारी बातें कर ली हैं पहले से फॉर एग्जांपल हमने क्या डील किया, सबसे पहले एल्गी के बारे में बात की थी, दैट बिलोंग्स टू थैलोफाइटा। उसके बाद हमने किसकी बात की, हम हायर प्लांट्स की तरफ आते गए, फिर हमने ब्रायोफाइट्स की बात की एंड आफ्टर दैट वी डेल्ट विद द टेरिडोफाइट्स। इन सारी चीजों के बारे में बात करने के बाद from today onwards we are going to proceed with gymnosperms। ठीक है, इनफैक्ट आज के ही लेक्चर में जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के बारे में आप सीख लेंगे कि क्या हमें यहाँ पे जानना है। फाइन, इसके अलावा हम थोड़ा सा देखेंगे कि यहाँ पर लाइफ साइकिल पैटर्न जो होता है प्लांट्स का वो किस तरह का होता है, वो भी हमारा एक टॉपिक होगा। ऑलरेडी आपको लाइफ साइकिल पैटर्न पता है क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है इन द चैप्टर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कि लाइफ साइकिल जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हो सकती है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक हो सकती है। ठीक है, दैट डिपेंड्स कि गैमेटोफिटिक स्टेज है या स्पोरोफिटिक स्टेज है, जो कि प्लांट लाइफ साइकिल का मेजर पार्ट है। ठीक है, वो सारी बातें आज की क्लास में होने वाली हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की बात करेंगे। अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जितनी भी जिम्नोस्पर्म्स हैं वो सारे जिम्नोस्पर्म्स को कॉमनली कौन से नाम से जाना जाता है? What is the common title given to gymnosperms? जब भी आपके सामने ये नाम आता है कि जिम्नोस्पर्म्स क्या हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अरीबा, आप लेक्चर के बारे में पूछ रहे हैं? यस, एग्जैक्टली मनीष, मनीष इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे जब भी हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिम्नोस्पर्म्स आर कॉल्ड एज नेकेड सीडेड प्लांट्स। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है नेकेड सीडेड प्लांट्स। तो नेकेड सीडेड प्लांट्स होने का मतलब ये है कि सीड्स विल बी देयर, बट व्हेन यू विल ऑब्जर्व कि ये सीड्स कहाँ पर हैं, तो ये आपको फ्रूट्स के विद इन एनक्लोज्ड नहीं मिलेंगी। ठीक है, आप मेरी बात फिर से ध्यान से सुनिए। आप जिम्नोस्पर्म्स में देखेंगे, यूजुअली आपने प्लांट्स में क्या देखा है कि जो सीड है या जो बीज है वो फल के अंदर होता है, लेकिन जब आप जिम्नोस्पर्म्स को देखेंगे तो आपको ये सरप्राइजिंगली मालूम चलेगा कि जो सीड है वो नेकेड है, फ्रूट उसके ऊपर नहीं होगा। इसका मतलब ओवरी वाला जो पार्ट है दैट विल फाउंड टू बी एब्सेंट। ठीक है, आगे के कैरेक्टर्स देखते हैं। नेकेड सीडेड तो जनरली आप सभी जानते हैं कि नेकेड सीडेड प्लांट्स किस तरह के होते हैं। आगे बढ़ते हैं जब हम इसमें, तो लेट अस सी द जनरल फीचर्स। अब यहाँ पे जब हम जिम्नोस्पर्म्स के फीचर्स की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लगेगा कुछ भी समझने में, क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के जो फीचर्स हैं वो तो आप डे टू डे लाइफ में देखते ही हैं। आपने ये सारे फीचर्स जो हैं ये एडवांस प्लांट्स में देखे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। तो जिम्नोस्पर्म्स आर बेसिकली दैट प्लांट्स जिसमें ओव्यूल जो है वो ओवरी के विद इन एनक्लोज्ड नहीं होता। ये तो आपको मैंने अभी अभी क्लियर किया, मैं फिर से आप लोगों के लिए ये बात मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए ये बात किस तरह से यहाँ मेंशन की जाएगी, यहाँ पे आप क्या देखेंगे, आपने पढ़ा हुआ है कि जब भी ओव्यूल होता है तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि ओव्यूल गेट्स मॉडिफाइड इनटू सीड। ये किस में मॉडिफाई हो जाता है? सीड में मॉडिफाई हो जाता है। और जब भी हम ओवरी की बात करते हैं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी का क्या होता है, तो वहां पे आप ये जानते हैं कि दैट गेट्स मॉडिफाइड इनटू फ्रूट। ठीक है, आपने ये चीजें पढ़ी हुई हैं। तो जब आपको पता है कि यहाँ पर ओवरी जो है वो फ्रूट होगी और जो ओव्यूल है दैट इज गोइंग टू बी द सीड, तो ऑब्वियसली जो ओव्यूल है वो ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड होता है, तो जो सीड है वो भी किसके अंदर रहता है? फ्रूट के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पे आपको एज एक्सेप्शनल केस क्या देखने मिलेगा कि जो ओव्यूल है दैट विल नॉट बी एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। क्लियर? और इसी वजह से हम जिम्नोस्पर्म्स को क्या बोलते हैं? हम इनको नेकेड सीडेड प्लांट्स कहते हैं। नाउ लेट अस प्रोसीड ऑन।
अब यहाँ पर जो भी ऐसे सीड्स होते हैं जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप होंगे, वो नेकेड रहते हैं, दैट आर नॉट कवर्ड। इसके अलावा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपको एक पिक्चर दिख रहा है, दैट इज द पिक्चर ऑफ अ कोन, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बताने वाली थी। ठीक है, ये जो पिक्चर आपके सामने है दैट इज द कोन। अभी इसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने आपको बोला था कि ये डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज की जाती हैं। फाइन, तो इनके बारे में बात होगी, बट बिफोर दैट ये जान लें कि जिम्नोस्पर्म्स आर एम्ब्रियोफाइटिक। इसका मतलब आप यहाँ पर एम्ब्रियो फॉर्मेशन देखेंगे। यहाँ पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। देन आप यहाँ पे ट्रैकियोफिटिक आर्चिगोनिएट कंडीशन देखेंगे। ट्रैकियोफिटिक कंडीशन का मतलब है वस्क्यूलर बंडल्स विल बी प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ पे जो वस्क्यूलर बंडल्स होंगे दैट विल बी प्रेजेंट। जाइलम और फ्लोएम होगा, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल चीज है जो मैं अभी आपको बताऊंगी। आर्चिगोनिएट का मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपको मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट दिखाई देगी और वहीं से आपको गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का ओरिजिन मिलेगा। फेनेरोगैम्स होते हैं। फेनेरोगैम्स का मतलब यू ऑलरेडी नो। टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। जल्दी से बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स। फास्ट फास्ट फास्ट। ये आप लोगों को क्लासिफिकेशन में सिखाया था कि क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स कौन है। प्लांट्स को दो हिस्सों में बांटा गया था। एक वो थे जिनके पास फूल आते हैं और दूसरे वो थे जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं। तो फेनेरोगैम्स कौन से होंगे? फाइन, फेनेरोगैम्स जो यहाँ पर होंगे उनको हम फ्लावरिंग प्लांट्स मानते हैं। ठीक है, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स को थोड़ा सा आप लोग रिकॉल कर लो कि क्या उसका मीनिंग है। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम यहाँ पर जाएंगे तो बाकी के जनरल फीचर्स आप देख लें। यहाँ पर मीडियम साइज्ड या टॉल ट्रीज और श्रब, हर तरीके के पौधे आपको मिलते हैं। इनफैक्ट अगर आपको यहाँ पे सबसे कॉमन एग्जाम्पल देखना है तो वो आप क्रिसमस ट्री का देख सकते हैं, सागो पाम का देख सकते हैं, देवदार प्लांट का देख सकते हैं। वो सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। फाइन, तो बेसिकली दिस ग्रुप इज गोइंग टू इंक्लूड ट्रीज एंड द श्रब्स। दोनों तरह की चीजें यहाँ इंक्लूडेड होंगी। जबकि आपने जब ब्रायोफाइट पढ़ा, टेरिडोफाइट पढ़ा, एल्गी देखा, तो आपने देखा कि उनकी जो हाइट थी काफी कम थी। वो इतना टॉल नहीं हो सकते थे क्योंकि उनके अंदर वस्कुलर बंडल नहीं था। नाउ दिस इज द फायदा ऑफ हैविंग वस्कुलर बंडल, कि जब वस्कुलर बंडल्स होते हैं तो द प्लांट कैन ग्रो, वो अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकता है, इंक्रीज कर सकता है। फाइन, तो यहाँ पे द प्लांट इज इंक्रीजिंग द ग्रोथ। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स के बारे में सबसे कॉमन बात जान लीजिए, विच इज क्वाइट इम्पोर्टेंट, द जायंट रेडवुड ट्री। आपने इसके बारे में सुना भी होगा, ठीक है, जिसको हम सिकोया कहते हैं। तो ये जो सिकोया होता है ये टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज है अभी तक जो जाना जाता है। और ये जो सिकोया होता है ये जिम्नोस्पर्म्स में काफी पुराना वेराइटी भी माना जाता है। तो रिमेंबर दिस एग्जाम्पल कि ये जो सिकोया है दैट इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। इसी का एक और वर्जन होता है जिसको हम मेटासिकोया कहते हैं, वो एशिया में ही पाया जाता है। आप जब चाइना की वैली में जाएंगे, ठीक है, चाइनीज वैली में जाएंगे, तो वहां पर मेटासिकोया मिलता है और उसकी भी हाइट ऑलमोस्ट सिकोया के बराबर ही होती है। यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल्स अगर आपको दिए जाएं तो एक एग्जाम्पल जिंचको का दिया जा रहा है विच इज कंसिडर्ड टू बी अ लिविंग फॉसिल। तो दिस पॉइंट इज क्वाइट इम्पोर्टेंट क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा पढ़ के, लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? आप बोलेंगे कि मैम अभी तक तो हमने सीखा है कि जो फॉसिल होता है पहले कभी वो एग्जिस्ट करता था, उसके रिमेन्स बचे हुए हैं जो हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली वही चीज है। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये जो जिंचको है ना, ये आता है जिंचकोएल्स में, दैट इज ऑर्डर, जो कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर एक ऑर्डर है। तो यहाँ पर ये आता है जिंचकोएल्स के अंडर में, और यहाँ पे जितने भी दूसरे स्पीशीज आप देखते हैं दैट आर एक्सटिंक्ट। ठीक है, वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं।
The only living member of this particular order is Ginkgo biloba. ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या मानते हैं, इसको हम एक लिविंग फॉसिल मानते हैं, क्योंकि इसकी बिरादरी के बाकी सारे जो लोग हैं या बाकी सारे जो पौधे हैं वो सारे खत्म हो चुके हैं, बट दिस प्लांट इज लिविंग, ये अभी भी मिलता है. फाइन, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज लिविंग फॉसिल. तो इस पे आप फोकस रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है. नाउ लेट अस कम टू द रूट सिस्टम. जब आप इनकी रूट्स देखेंगे तो दैट इज जनरली द टैप रूट सिस्टम. अब मुझे बताइए टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट में क्या डिफरेंस है? What is the difference between tap root system and adventitious root system? मैंने लास्ट क्लास में ही आप लोगों को ये डिफरेंस क्लियर किया था. Now I want the answer. What are tap roots? जल्दी से बताइए, फास्ट. What do you mean by tap root system? इसके अलावा टैप रूट सिस्टम होने के साथ साथ, yes, very good Manish, the answer is कि tap roots are those type of roots that arises from the radicle. When you are going to observe the structure of a seed, you will come to know that it has 2 points, one for the origin of root system and the second for the origin of the shoot system. So when we talk about the shoot system, that point is called as plumule, and the other point from where root system gets originated is known as radicle. तो यहाँ पे radicle से अगर root का development हो रहा है, that type of root will be termed as the tap root. ठीक है, यहाँ पे अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ आपको फोकस रखना है. याद रखिए जिन जिन चीजों को हम इम्पॉर्टेंट मार्क कर रहे हैं दैट आर एक्चुअली इम्पॉर्टेंट. जब आप इनकी रूट्स देखेंगे तो दीज रूट्स आर फाउंड टू हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोरिजा. माइकोरिजा इज अ symbiotic association between fungus and the roots of the higher plants, and basically those plants are कौन से plants? तो वो होते हैं जिम्नोस्पर्म्स. तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म्स की रूट्स के बारे में अगर आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन समझाना चाहते हैं तो वहां पर किस तरह का एसोसिएशन होता है, तो आपको बताना है कि द नेम ऑफ दैट एसोसिएशन इज माइकोरिजा. अब आप साइकस की तरह जब कुछ प्लांट्स देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां पे कुछ स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं. ठीक है, और ये जो स्पेशलाइज्ड रूट्स होती हैं दीज आर एक्चुअली कॉल्ड एज कॉरेलॉइड रूट्स. तो कॉरेलॉइड रूट्स क्यों कहा जाता है उसका रीजन भी देख लें यहाँ पे. नाउ अगेन इंपॉर्टेंट फीचर इज प्रेजेंस ऑफ कॉरेलॉइड रूट. तो कॉरेलॉइड रूट का इंपॉर्टेंट पिक्चर ये है कि दे आर एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया का मतलब है दे आर एसोसिएटेड विद ब्लू ग्रीन एल्गी और द बीजीए, जिसको हम नॉस्टॉक एंड एनाबेना खास तौर पे इनके एग्जांपल्स होते हैं. तो दे आर आल्सो फाउंड इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, and such type of roots will not be called as mycorrhiza. उनके लिए अलग टर्म है और वो जो अलग टर्म है दैट इज कॉरेलॉइड रूट. क्लियर, ये पॉइंट भी याद रखिएगा. इसके अलावा लेट अस मूव फॉरवर्ड. जब हम इनकी स्टेम की बात करते हैं तो आपको पता चलेगा कि स्टेम्स आर अनब्रांच्ड या ब्रांच्ड, दोनों तरह की हो सकती हैं. एज यू कैन सी इन द इमेज इन फ्रंट ऑफ यू, यहाँ पे आप जब फर्स्ट टाइप का इमेज देखेंगे ये वाला, तो यू आर एबल टू सी कि वहां पे ज्यादा ब्रांचिंग नहीं है. लेकिन जब आप यहाँ देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि हाँ बहुत ज्यादा ब्रांचिंग वहां पर हो गई है ट्रीज की. यूजुअली यहाँ जो ट्रीज आप देखेंगे उनका जो शेप है वो कॉनिफेरस पाया जाता है, एंड दैट इज व्हाई मोस्टली ये कहाँ पर मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. ठीक है, एवरग्रीन ट्रीज होते हैं. क्रिसमस ट्री का भी इनफैक्ट आपने शेप देखा है. वैसे जिम्नोस्पर्म्स का जो लोकेशन है दैट इज कॉस्मोपॉलिटन. दे आर फाउंड एवरीवेयर. हाँ, जहां भी आप देखेंगे किसी भी टेम्परेचर रेंजेस में तो दे कैन बी फाउंड. लेकिन मेजरली अगर आप देखेंगे तो इनके जो स्पीशीज हैं दे आर अडेप्टेड फॉर हैविंग अ कॉनिफेरस स्ट्रक्चर, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर फाउंड इन एवरग्रीन फॉरेस्ट. क्लियर, ये सब याद रखिए. नेक्स्ट, जब आप एनाटॉमिकल सेक्शन देखेंगे यहाँ पर स्टेम का तो आपको पता चलेगा कि वहां पर यू स्टील है. यू स्टील का मतलब है एडवांस्ड फॉर्म ऑफ स्टील या फिर
ये जो फीचर है यूज स्टील का, दैट इज कंसिडर्ड टू बी ट्रू स्टील, ठीक है। और स्टील का मतलब अगेन आप जानते हैं कि स्टील का मतलब कुछ और नहीं बल्कि जाइलम एंड फ्लोएम ही है। ओके, यहाँ पर स्टील का मतलब कुछ और नहीं बल्कि जाइलम एंड फ्लोएम भी है। रिमेंबर कि जब आप जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम की बात कर रहे हो तो जाइलम के ओवरऑल 4 एलिमेंट्स होते हैं। टेल मी द नेम ऑफ जाइलम एलिमेंट्स। जाइलम एलिमेंट्स का नाम क्या क्या होता है? When we talk about xylem, तो xylem tissue is going to contain 4 different types of cells और उनको हम बोलते हैं xylem elements. तो what are those xylem elements? Yes, exactly. The first is tracheids, second will be vessels, third is xylem parenchyma and last one is xylem sclerenchyma. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं। लेकिन जब आप जिम्नोस्पर्म्स का जाइलम देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में एक जाइलरी एलिमेंट नहीं होता, और वो जो जाइलम एलिमेंट यहाँ पर नहीं है दैट इज द ट्रैकेट्स। ठीक है, ट्रैकेट्स है, यहाँ पे 4 आपने सीखे, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो आउट ऑफ दिस 4 विच वन इज फाउंड टू बी एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म? तो उसमें आपका आंसर होगा कि यहाँ पर वेसल्स नहीं पाई जाती। दिस इज फाउंड टू बी एब्सेंट। ठीक है, कहाँ? जिम्नोस्पर्म्स के जाइलम में। सेम इज द कंडीशन विद द फ्लोएम। जब आप फ्लोएम की बात करेंगे तो फ्लोएम के भी 4 एलिमेंट्स होते हैं। फाइन, व्हेन वी टॉक अबाउट फ्लोएम तो फ्लोएम आल्सो हैज 4 एलिमेंट्स और उनमें से यहाँ फिर से एक एब्सेंट है। पहले मैं आपको एलिमेंट्स बता दूं, फ्लोएम के एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं। यहाँ पर होते हैं सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, ओके, और कौन होते हैं? तो आप देखेंगे फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ कौन एब्सेंट होगा? फिर से मैं आपको बता दूं, जब जिम्नोस्पर्म्स के फ्लोएम की बात हो रही है तो यहाँ पर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे। दीज आर फाउंड टू बी एब्सेंट। तो आपको ये सारी बातों पे तो खास फोकस रखना है कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, कौन सा एलिमेंट एब्सेंट है, क्योंकि आपको भी पता है कि जहां पर कुछ एक्सेप्शनल होता है एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से फॉर्म करते हैं। तो फोकस ऑन दीज पॉइंट्स। अब आप आ जाइए लीफ पे। तो व्हेन वी टॉक अबाउट लीफ, तो लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल और कंपाउंड लीफ? अगर आप यहाँ पर किसी ऐसे पत्ते की बात कर रहे हैं जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, बहुत ही सिंपल इसका अरेंजमेंट है, बहुत ही सिंपल इसका अपीयरेंस है, तो दैट लीफ इज कंसिडर्ड टू बी सिंपल। अगर आप देख रहे हैं कि हाँ लीफ के एजेस में कुछ वेराइटी है, लाइक दिस यू कैन सी द शार्प एजेस, या आपको पता चल रहा है कि कुछ इस तरह की पत्तियां दिख रही हैं, तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना लीव्स का, जो आप दूसरे तरीके से देख रहे हैं, दिस इज कंसिडर्ड टू बी कंपाउंड। तो यहाँ पे लीव्स सिंपल या कंपाउंड दोनों तरह की पाई जा सकती हैं, एंड दीज लीव्स आर अडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। आई टोल्ड यू कि मोस्टली ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलते हैं, ठंडी जगह पर मिलते हैं। क्रिसमस ट्री का एग्जाम्पल तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। तो इसका मतलब ये है कि जब स्नोफॉल हो रहा है, रेनफॉल हो रहा है, तो वहां पे कोई भी टेम्परेचर कंडीशन आप चले जाएं, गर्म से गर्म चले जाएं या आप लोअर से लोअर टेम्परेचर पे आ जाएं, they are adapted to withstand all those temperature ranges along with the humidity and the wind. Okay, इसके अलावा कॉनिफर्स, कॉनिफर्स के बारे में ऑलरेडी आई टोल्ड यू। कॉनिफर्स की जो लीव्स हैं वो नीडल लाइक होती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सरफेस एरिया। जितना ज्यादा इनका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो उससे ज्यादा मतलब उतना ही ज्यादा हीट वहां एब्जॉर्ब होने लगेगा, ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब होगा, एंड दैट इज गोइंग टू हैव एडवर्स इफेक्ट। फाइन, तो ये सारी चीजों को फोकस करने के लिए दे हैव अडेप्टेड टू हैव नीडल लाइक लीव्स, ये आप देख सकते हो। देन इनकी लीव्स के ऊपर क्यूटिकल भी पाया जाता है और संकन स्टोमेटा पाया जाता है।
What do you mean by cuticle? So cuticle is a type of waxy layer that protects the leaf against jerk, इसके अलावा humidity and the extremes of temperature. तो cuticle is basically protective layer. अगर मैं आपको sunken stomata के बारे में बताऊं तो sunken stomata is something यूजुअली आपने देखा है कि जब भी आप एनाटॉमी देखेंगे तो ये एपिडर्मिस होता है और वहीं पर इस तरह से स्टोमेटा का प्रेजेंस होता है, ये आपने देखा है. लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट संकन स्टोमेटा तो द लोकेशन गोज लाइक दिस कि एपिडर्मिस होगा यहाँ पे और एपिडर्मिस के जस्ट नीचे आपको किसका प्रेजेंस मिलेगा, स्टोमेटा का प्रेजेंस. मतलब इट इज समवॉट डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर. ठीक है, जब भी संकन स्टोमेटा होता है यूजुअली ये कैरेक्टर है ना डेजर्ट प्लांट्स का होता है, जीरोफाइट्स का. तो जब भी उनको अपने थ्रू वाटर लॉस रोकना होता है तो दे अडेप्ट संकन स्टोमेटा कि अगर स्टोमेटा सरफेस पे रहेगा तो ज्यादा पानी का लॉस होगा, हमें ज्यादा पानी का लॉस नहीं चाहिए, तो लेट अस कीप द स्टोमेटा लिटिल बिट डाउन ताकि अगर ये नीचे रहेगा तो उससे पानी का लॉस कम होगा. फाइन. तो संकन स्टोमेटा इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ दीज प्लांट्स. नेक्स्ट गोस वस्कुलर बंडल्स के बारे में. तो वस्कुलर बंडल्स के बारे में आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जाइलम में वेसल्स नहीं है और फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं है. इसके अलावा अगर आप इनका अरेंजमेंट देखेंगे कि जाइलम और फ्लोएम किस तरह से अरेंज्ड हैं तो यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व दैट द वस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट. कॉन्जॉइंट का मतलब है, आप देखिए दिस इज द इमेज ऑफ अ सिंगल वस्कुलर बंडल और इसी में आपको दोनों स्टिक नजर आ रहा है. ठीक है, इन द अपर हाफ यू कैन सी फ्लोएम एंड इन द लोअर हाफ यू कैन सी जाइलम. और ये दोनों सेपरेटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ अ लेयर विच इज कॉल्ड कैम्बियम. नाउ कैम्बियम हैज सिग्निफिकेंस हियर. अगर आप कहीं पर भी स्टेम के सेक्शन में वस्कुलर बंडल के बीच में कैम्बियम देख सकते हैं तो दैट इज अ क्लियर साइन कि वहां पर सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होगा. ठीक है, यहां पर कैम्बियम होने की वजह से दैट इज अ क्लियर साइन कि सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट है. एंड दैट इज द रीजन कि इन प्लांट के जो फॉर्म्स हैं वो कौन से फॉर्म्स हैं, दीज आर आइदर द श्रब्स और द ट्रीज. तो आपको भी पता है कि जब किसी पौधे को श्रब या ट्री बनना है तो देयर हैज टू बी सेकेंडरी ग्रोथ, अदरवाइज उनका जो स्टेम है वो बार्क में चेंज नहीं हो पाएगा, एनुअल रिंग नहीं बन पाएगी. तो ये सब के लिए कैम्बियम इज इंपॉर्टेंट एंड सेकेंडरी ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट. कोलैटरल होते हैं. कोलैटरल का मतलब है दे आर एग्जिस्टिंग ऑल टुगेदर एंड ओपन. ओपन का मतलब when any type of vascular bundle is able to show secondary growth that is considered to be open. ऑपोजिट में आप क्या बोलेंगे, अगर कोई वस्कुलर बंडल के पास कैम्बियम नहीं है, वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखा सकता, तब आप उस वस्कुलर बंडल को क्लोज्ड मानेंगे. तो मुझे ये बताइए आपको ओपन एंड क्लोज्ड वस्कुलर बंडल का मीनिंग क्लियर है अभी? Are you all clear with the meaning of open and closed vascular bundle? ओपन वस्कुलर बंडल उसको कहा जाता है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो करे. क्लोज्ड वस्कुलर बंडल वो है जो सेकेंडरी ग्रोथ शो ना करे. ओके, ये सिंपल सा मीनिंग है. अभी जब हम एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में जाएंगे तो आपको फिर से इन टर्म्स का सामना करना पड़ेगा, तो ध्यान से सुनिएगा. secondary growth is present, that already I have told you. इसके अलावा you have to focus on this point कि when we talk about reproduction in gymnosperms तो the condition is कि gymnosperms heterosporous हैं. ठीक है, यहाँ पे अगर आप मेल की बात करें तो वो माइक्रोस्पोर्स फॉर्म करते हैं. ठीक है, वो माइक्रोस्पोर्स हैं और अगर आप फीमेल्स की बात करें तो दैट विल बी द मेगास्पोर. So what you can observe is कि there is presence of two different types of spores and two different types of plants as well. जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं they are dioecious.
ठीक है। और डायोशियस का मतलब यूनिसेक्सुअल कंडीशन होता है। यूनिसेक्सुअल कंडीशन का मतलब है प्रेजेंस ऑफ वन सेक्स ऑर्गन इन वन प्लांट बॉडी। मेल प्लांट फीमेल प्लांट दोनों अलग अलग होंगे। फाइन। तो दिस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड इन जिम्नोस्पर्म्स। दो अलग तरह के स्पोर्स भी होते हैं एंड दैट इज व्हाई द कंडीशन इज हेटेरोस्पोरस। अब मैं आपको बता दूं कि ये क्या है। ये जो आपके सामने बना हुआ है दैट इज अ कोन। एक्चुअली आई वाज इन अ प्लान कि मैं ये कोन आपको शो करती, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये हुआ कि मेरे पास ये जो कोन था वो मुझे मिला नहीं। वो अभी कहीं रखा हुआ है, तो आई एम नॉट एबल टू शो इट टू यू। बट ये जो कोन है मैंने आपको पहले भी कहा है कि ऑर्नामेंटल पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो मैं आपको ये बता दूं कि एक्चुअली व्हाट इज दिस कोन और ये किस चीज का बना है। तो ध्यान से सुनिए कि ये क्या है। जिम्नोस्पर्म्स के प्लांट में या उसकी बॉडी में जितनी भी ऐसी लीव्स होती हैं दैट आर गोइंग टू बिहेव एज स्पोरोफिल्स, ठीक है, जो भी ऐसी पत्तियां होती हैं जो कि स्पोरोफिल की तरह काम करेंगी। स्पोरोफिल का मतलब जिनके ऊपर स्पोरेंजिया बनेगा। ओके। तो ये सारे स्पोरोफिल ग्रुप फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। जितनी भी ऐसी पत्तियां हैं जिनके पास स्पोरेंजिया बनाने का कैपेसिटी है, ये सब की सब मिलके ग्रुप बना लेती हैं और इनका जो ग्रुप होता है दैट इज नथिंग बट द कोन। तो आपको भी पता है कि यहाँ पर स्पोरोफिल दो वेराइटी का हो सकता है। द स्पोरोफिल कैन बी मेल और इट कैन बी फीमेल। तो यहाँ पर कोन भी दो तरह की होगी। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मेल पार्ट तो मेल कोन होगी, और अगर हम फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं तो दैट विल बी द फीमेल कोन। तो यहाँ पे आप दो तरह के कोन देख सकते हैं, ठीक है। जिनका साइज छोटा होगा वो माइक्रोस्पोरोफिल, जिनका साइज बड़ा होगा वो मेगास्पोरोफिल। आई गेस इतना सिंपल तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ओके। तो लेट मी नो यस और नो कि अभी तक जितनी भी बात हमने की क्या ये आप लोगों को क्लियर हुई है। यू जस्ट हैव टू से यस और नो एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। सिर्फ एक को समझ में आया, बाकी सारे बच्चों को समझ में नहीं आया है? जल्दी से बताइए, फास्ट। ओके, चलिए अब यहाँ पे हम आगे आ जाते हैं। यहाँ पर जो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं विद इन द स्पोरेंजिया, मैंने ऑलरेडी आपको बताया देयर विल बी टू टाइप्स ऑफ स्पोर, मेल एंड फीमेल। बनेंगे कहाँ? स्पोरेंजिया के अंदर। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होगा? स्पोरोफिल के ऊपर। दैट स्पोरोफिल इज गोइंग टू मेक ग्रुप एंड द ग्रुप इज कॉल्ड एज कोन और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। दैट ग्रुप इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द कोन और द स्ट्रॉबेरी। तो जो चीज मैंने अभी अभी आपको एक्सप्लेन की वही आपके सामने लिखी हुई है। रीड इट आउट नाइसली, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज कोन, व्हाट इज स्ट्रॉबेरी, तो यू हैव टू आंसर। अब अगेन आई टोल्ड यू दिस ऑल्सो कि जब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं तो दैट इज द माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोरेंजिएट कंडीशन। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल कोन तो दैट विल बी द फीमेल स्ट्रॉबेरी और द फीमेल कोन कंडीशन, क्योंकि वहां मेगास्पोर्स होंगे। मैंने ऑलरेडी आपको ये चीजें एक्सप्लेन की हैं। तो बताइए कि ये पिक्चर्स में आपको कोई डाउट है? एनी डाउट टू एनीवन? यस और नो? अरबाज आपने नो रिप्लाई किया है। मे आई नो आपको क्या है समझ में नहीं आया? आई गेस दैट टुडे आई एम मूविंग इन अ एवरेज स्पीड। मैं आज एक एवरेज स्पीड में जा रही हूँ पढ़ाते हुए, फिर भी आपको क्या समझ में नहीं आया? लेट मी नो कहाँ प्रॉब्लम है आपको। चलिए, रेस्ट ऑफ अस लेट अस प्रोसीड ऑन। ओके, कीप योर डाउट्स विथ यू, यू कैन आस्क इट इन द डाउट सेशन। नेक्स्ट थिंग इज कि जब भी हम माइक्रोस्पोर्स की बात कर रहे हैं दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो माइक्रोस्पोर या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये किसका फॉर्मेशन करेंगे? ये पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेंगे। और जब पॉलन ग्रेन की हम बात कर रहे हैं तो पॉलन ग्रेन को ही
हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं मेल गैमेटोफाइट। रिमेंबर दिस थिंग, पॉलन ग्रेन को ही क्या कहा जाएगा, दिस विल ओनली बी कॉल्ड एज मेल गैमेटोफाइट। अब आपको भी पता है कि गैमेटोफाइट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि पॉलन ग्रेन इज गैमेट और गैमेट का नेचर हमेशा हेप्लॉइड होता है। ये मेल गैमेट है तो इसको हमने नाम दे दिया मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर यू कैन सी। आप देख रहे हैं कि एक यहाँ पर पाइनस का माइक्रोस्ट्रोबिलस है, माइक्रोस्पोरोफिल है, उसके ऊपर आप स्पोरेंजियम देख रहे हैं जहां पर पॉलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स बनेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, फिर से सुनो, पॉलन ग्रेन्स जो बन रहे हैं दैट आर फॉर्म्ड इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इस तरह की डेवलपमेंट को कौन सी डेवलपमेंट कहा जाएगा, आप इसको कहेंगे एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, स्पोर्स का जो डेवलपमेंट है यहाँ पे वो कौन सा डेवलपमेंट है, दैट इज एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, क्योंकि स्पोर अंदर की तरफ से ओरिजिनेट कर रहा है या डेवलप कर रहा है। रिमेंबर दिस थिंग, फाइन। द नेक्स्ट गोज कि यहाँ पे मेगास्पोरोफिल या ओव्यूल देख लीजिए। तो यू कैन सी कि यहाँ पर एक फीमेल स्ट्रॉबेली है। फीमेल स्ट्रॉबेली जो होगा उसी के विद इन मेगास्पोरेंजिया डेवलप करेगा, दैट इज द फीमेल पार्ट। अब यहाँ माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल जो होते हैं दे कैन आइदर बी प्रेजेंट ऑन द सेम ट्री और दे कैन बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट ट्रीज। अलग अलग प्लांट बॉडी के ऊपर अलग अलग कोन हो सकती है, या फिर ये दोनों एक साथ एक ही प्लांट बॉडी में होंगे बट दे कैन नॉट बी ऑन द सेम स्टेम। ठीक है, अगर एक ही ट्री के अंदर आप देख रहे हैं कि मेल एंड फीमेल कोन दोनों हैं, तो they cannot be present on single branch of a stem, they have to be present on different branches. All right, तो यहाँ देखिए डिफरेंट ब्रांचेस में प्रेजेंट है माइक्रोस्पोरोफिल एंड द मेगास्पोरोफिल। नाउ सी सम ऑफ द कॉमन एग्जांपल्स। यहाँ पे आपको साइकस का एग्जांपल दिख रहा है। साइकस इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ सागो पाम। व्हाट इज सागो? सागो किसको कहा जाता है बताइए। और सागो तो ऐसी चीज है जो अभी अभी रिसेंटली आप लोगों ने काफी इस्तेमाल की होगी। व्हाट डू यू मीन बाय सागो? सागो का मतलब होता है जो उपवास के दौरान हम खाते हैं, दैट इज साबूदाना इन हिंदी। तो वो जो सागो है वहीं से एक्सट्रैक्ट किया गया है, दैट इज अ साइकस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सागो पाम आप याद रखेंगे साइकस को ही बोला जाता है। दूसरे अगर आप एग्जाम्पल्स यहाँ देखेंगे तो आप इसका मेल फीमेल पार्ट देख लीजिए साइकस का। देन दूसरी बातें अगर आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे जो न्यूसिलस है दैट इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप और द इंटेग्यूमेंट। अब न्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट आई गेस आपके लिए कुछ नया नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ओव्यूल। मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ किस तरह से ओव्यूल दिखता है, आपने देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसा। ओके, तो यहाँ जब आपने इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा तो दिस सेंटर पोर्शन इज कंसिडर्ड टू बी ओव्यूल। ये ओव्यूल है और ये जो इसके ऊपर कवरिंग्स हैं इनको हम इंटेग्यूमेंट्स कहते हैं। ओके, और यहाँ पर जो नरिशिंग टिश्यू रहता है, मैंने रफली आपके लिए ड्रॉ किया है, ये जो आपका नरिशिंग टिश्यू है दैट इज कॉल्ड एज न्यूसेलस। ओके, तो these similar things are present in gymnosperms also। और ये जो आपका ओव्यूल है that is only called as female gametophyte। ठीक है, ये फीमेल गैमेटोफाइट है क्योंकि इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द एग। यहाँ पे किसका प्रेजेंस आप देखेंगे, एग का प्रेजेंस आप देखेंगे। फाइन, लेकिन आपने हमेशा देखा है कि ये जो ओव्यूल होता है ये ओवरी के विद इन रहता है, लेकिन याद रखिए जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी वाला पार्ट जो है वो नहीं है। फाइन, that is not present here and that is why ovule or the seeds are considered to be naked।
वो कैसी होती हैं? नेकेड होती हैं। इसके अलावा आप कुछ और भी बातें याद रखिए, जैसे कि यहाँ पे जो भी मेगास्पोर होगा दैट इज गोइंग टू डेवलप इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, यू नो दैट एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट है। मल्टी सेल्यूलर होता है फीमेल गैमेटोफाइट और इसमें आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होगा। अब ये 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकता है, तो रिमेंबर दिस नंबर एज वेल। नाउ लेट अस कम टू एंडोस्पर्म। यहाँ पे एंडोस्पर्म पे फोकस करिए। अब यहाँ के एंडोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म्स का जो एंडोस्पर्म है, मैं उसमें आपको एक डिफरेंस बता दूं। ठीक है, एंडोस्पर्म दोनों जगह होता है। एंडोस्पर्म का काम होता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का पार्ट है एंडोस्पर्म, मतलब इट इज गोइंग टू बी हैप्लॉइड। बट व्हेन वी सी एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म्स, तो उसका प्लॉइडी लेवल क्या होता है? आप सबने डबल फर्टिलाइजेशन सीखा होगा फॉर श्योर। तो मुझे ये बताइए कि एंजियोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल क्या है? हाउ मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर इन द एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्म्स? फास्ट, जल्दी से आंसर दीजिए। एग्जैक्टली, वेरी गुड मनीष, द आंसर इज 3n। ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है angiosperms में. But when we talk about gymnosperms, then endosperm is going to be haploid. Reason, it is a part of the female gametophyte और gametophyte हमेशा haploid होता है। आप लोग ये चीजें जानते हो और अब आपको रिलेट करना भी आता है। ओके, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि एक जगह ट्रिप्लॉइड और एक जगह हैप्लॉइड क्यों है। आपके पास उसका रीजन है। नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पे जो गैमेटोफाइट्स है ना, ये स्पोरोफाइट से इंडिपेंडेंट होते हैं, काफी रिड्यूस्ड होते हैं, एंड दैट इज व्हाई यहाँ पे गैमेटोफिटिक जनरेशन बहुत लंबी नहीं चलती। सिर्फ गैमेट्स बनते हैं, तभी हैप्लॉइड स्टेज आती है लाइफ साइकिल के अंदर। अब इनका जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन मतलब मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक जाना, दैट इज डायरेक्ट एंड एनिमोफिलस। व्हाट डू यू मीन बाय एनिमोफिली? एनिमोफिली का मतलब यहाँ पर होता है विंड पॉलिनेशन। ठीक है, एनिमोफिली इज अ टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड दैट इज कॉल्ड एज विंड पॉलिनेशन। आपने पढ़ा होगा ये भी फ्लावरिंग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में कि देयर इज विंड पॉलिनेशन, देयर इज वाटर पॉलिनेशन। तो जिम्नोस्पर्म्स में आप जो टाइप देखते हैं दैट इज विंड पॉलिनेशन। गैमेट्स जो होंगे वो विंड करंट को फॉलो करेंगे, उनके साथ फ्लो करेंगे, फीमेल को अप्रोच करेंगे। आफ्टर दिस पॉलिनेशन व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का टर्न आ जाएगा। तो जब फर्टिलाइजेशन का टर्न आता है, उसके पहले की एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा। यू ऑल नो कि पॉलन ट्यूब डेवलप करता है। तो यहाँ दो तरह से ये डेवलपमेंट देखी जा सकती है। पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट अगर चल रहा है डायरेक्टली, तो दैट इज कॉल्ड एज साइफोनोगैमस कंडीशन। ठीक है, सपोज दिस इज द पॉलन, इट इज गोइंग टू गिव राइज टू पॉलन ट्यूब लाइक दिस, और यहाँ पर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेस और अप्रोच टू द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज साइफोनोगैमस oogamny। oogamny क्यों है? क्योंकि आपके पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग है। ठीक है, oogamny, आइसोगैमी, ये सारे टर्म्स के मतलब आप लोगों को पता है। तो दिस इज द सेम कंडीशन कि यहाँ जो oogamny है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस बट विद द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जब पॉलन ट्यूब इन्वॉल्व होगा तो कंडीशन विल बी साइफोनोगैमस, रिमेंबर। अब यहाँ पर जितने भी स्पोर्स होंगे वो पहुंच जाते हैं फीमेल तक। समटाइम्स द स्पोर्स आर मल्टीसीलिएट, लेकिन मल्टीसीलिएट स्पोर होने का कैरेक्टर सिर्फ लोअर जिम्नोस्पर्म्स के पास है, हायर जिम्नोस्पर्म्स के पास नहीं है। आप सोचेंगे कि मैम अगर गैमेट की कंडीशन सीलिया के साथ है, गैमेट सीलिया रख रहा है, तो वो तो मोटाइल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मोटाइल होगा भी, लेकिन दिस कंडीशन इज फॉर लोअर जिम्नोस्पर्म्स। जैसे जैसे आप जिम्नोस्पर्म्स के हायर ग्रुप्स में आओगे तो आपको ये सीलिया का प्रेजेंस नहीं दिखेगा, गैमेट नॉन मोटाइल ही दिखाई देगा। और जब आप एंजियोस्पर्म्स जाएंगे तब तो गैमेट कंप्लीटली नॉन मोटाइल।
फाइन। अब यहाँ पर फ्रूट्स का फॉर्मेशन जो होता है, फ्रूट फॉर्मेशन तो आप देखेंगे नहीं, यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन आप देखेंगे, एंड सीड विल बी द स्ट्रक्चर दैट इज गोइंग टू एनक्लोज विद इन इटसेल्फ द एम्ब्रियो, और जो एम्ब्रियो होगा लेटर ऑन इट इज गोइंग टू गिव राइज टू द न्यू प्लांट। नाउ दिस इज द लाइफ साइकिल जो आप यहाँ पे देख सकते हो जिम्नोस्पर्म्स का। बहुत ही आसान लाइफ साइकिल है। यू कैन सी हियर, आप देख रहे हैं कि ये एक प्लांट है विच इज द पेरेंट प्लांट। दिस पेरेंट प्लांट इज गोइंग टू गिव राइज टू द pollen, फाइन। तो यहाँ पे ये जो pollen है, आफ्टर दैट इट इज गोइंग टू गिव राइज टू द स्पोर, जो कि यहाँ पे pollen grains होंगे। मेल गैमेट कौन होगा? pollen grain। तो meiotic division से you can see that the male and female gametophyte is going to rise। जब इनका fertilization हो जाता है तो what is going to happen कि fertilization के बाद they are going to form the zygote and the zygote is going to form the main sporophytic body। याद रखिए कि यहाँ पे जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी दैट इज डिप्लॉयड। गैमेटोफिटिक स्टेज केवल कब आएगी? जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। बाकी पूरी लाइफ साइकिल इनकी अधिकतर डिप्लॉयड स्टेजेस में जाती है, एंड दैट इज व्हाई जिम्नोस्पर्म्स हैव डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल है, सिंस द लाइफ साइकिल कंप्राइजेस ऑफ डिप्लॉयड स्टेजेस इन majority, that is why they are called as diplontic life cycle। They are adapted for having double set of chromosome in most of the stages। Clear? इसके बाद जिम्नोस्पर्म्स की क्लासेस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डिफरेंट क्लासेस होती हैं, दैट इज साइकेडोप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड डिनोप्सिडा। तो इनके बारे में बहुत ज्यादा तो आपको नहीं जानना है, यू ओनली हैव टू रिमेम्बर द नेम्स, क्योंकि इनके जो कैरेक्टर होते हैं दैट इज ऑलमोस्ट द सेम लाइक जो अभी तक आपने सीखा, नथिंग न्यू इन इट। तो आप इनके मेंबर्स याद रखिए कि साइकोप्सिडा में कौन होता है, तो वहां साइकेडोप्सिडा में साइकस है, कॉनिफेरोप्सिडा में कौन है? पाइनस है, और अगर आप नीटोप्सिडा की बात कर रहे हैं तो दैट विल कंप्राइज नीटर। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन एप्लीकेशंस पे। जिम्नोस्पर्म्स का कैरेक्टर बताइए। जिम्नोस्पर्म्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय enclosed seed, naked seed, no seed। What will be the answer? Very good, the answer is naked seeds, मतलब कि जिम्नोस्पर्म्स आर naked seeded plants। Very good Manisha Nariba। Next question, giant redwood tree sequoia belongs to which category of plants? तो आपका आंसर क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपका जो आंसर होगा दैट विल बी जिम्नोस्पर्म्स। फाइन। टैप रूट सिस्टम कहां पर देखा जाता है? टैप रूट सिस्टम is seen in again gymnosperms, the root that arises from the radicle। Embryophytic, tracheophytic, archegoniatic phanerogams are called as gymnosperms। ये तीनों कंडीशन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई लेक्चर के कि ये एम्ब्रियोफाइटिक हैं, ट्रैकियोफाइटिक हैं और आर्चीगोनिएट भी हैं। जायंट रेडवुड ट्री कौन है? तो जायंट रेडवुड ट्री का नाम आपको पता है, द नेम ऑफ द प्लांट इज सिकोया। जिम्नोस्पर्म्स विच इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग फॉसिल, इसका आंसर आप देंगे। ऐसा कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसको हम लिविंग फॉसिल कंसिडर करते हैं? आंसर विल बी जिंजको। ठीक है, आंसर विल बी जिंजको, दैट इज अ लिविंग फॉसिल। मैंने आपको बताया कि इस ऑर्डर के बाकी सारे जो मेंबर्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इट इज ओनली द वन हु इज लिविंग। जिम्नोस्पर्म्स विथ माइकोरिजा, तो यहाँ पे पाइनस ऐसा जिम्नोस्पर्म है जिसका फंगस का साथ जो एसोसिएशन है वो माइकोरिजा एसोसिएशन है, तो द आंसर इज पाइनस। कॉरेलॉइड रूट आप किस में देख सकते हैं? तो कॉरेलॉइड रूट आपको साइकस में दिखेगा। ओके, पाइनस, माइकोरिजा, साइकस, कॉरेलॉइड रूट। कौन सी तरह का स्टील जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है? अब फोकस करिए, मैंने आपको बताया था कि इनके पास एडवांस्ड स्टील है या ट्रू स्टील है।
तो व्हाट इज दैट एडवांस्ड और ट्रू स्टील? दैट इज यू स्टील. टाइप ऑफ पॉलिनेशन, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी. द पॉलिनेशन इज डायरेक्ट एंड एनिमोफिलस. तो आपका ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा. द टाइप ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो कि जिम्नोस्पर्म्स में देखा जाता है, आई टोल्ड यू दैट इज विद द हेल्प ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन. तो उसको हम साइफोनोगैमी कहते हैं. ऐसा जिम्नोस्पर्म बताइए जो कि साइफेनोगैमी और जूडायोगैमी दोनों दिखाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? साइकस. साइकस इज द प्लांट जो आपको साइफोनोगैमी के साथ साथ जूडायोगैमी भी दिखाएगा. नाउ जिम्नोस्पर्म विथ मल्टीसीलिएट मोटाइल गैमेट्स, तो इसका आंसर भी साइकस है. साइकस के अगर आप गैमेट्स देखेंगे तो वहां पे जो पॉलन है दैट इज मल्टीसीलिएट पॉलन. तो ये भी साइकस का फीचर होता है. So this is all about the gymnosperms. Now we are going to start with angiosperms. चलिए, let us start with angiosperms then. When we talk about angiosperms, तो angiosperms तो बिल्कुल आपसे फ्रेंडली हैं, क्योंकि जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आप अपने अराउंड देख रहे हो फिलहाल जो कि इधर उधर उगे रहते हैं, वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म्स ही हैं. तो दीज आर एक्चुअली द लेटेस्ट मेंबर्स ऑफ द प्लांट किंगडम. तो एंजियोस्पर्म्स को कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट्स कहा जाता है, यू नो दैट. इनके पास जो ओव्यूल है वो फ्रूट से या ओवरी से कवर्ड भी होता है, यू ऑल्सो नो दैट, वो भी आपको पता है. यहाँ पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम नहीं कहा जाता, यहाँ पर हम उनको एंड्रोशियम और गाइनोशियम कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स का पहले तो आप मीनिंग समझ लें. एंजियोस्पर्म्स का मीनिंग है एनक्लोज्ड सीडेड. जिम्नोस्पर्म का मीनिंग था नेकेड सीडेड. एंजियोस्पर्म का मीनिंग है एनक्लोज्ड एंड सीडेड. तो दीज विल बी द प्लांट्स जिनके सीड्स एनक्लोज्ड होंगे. ओके, आफ्टर दिस यू कैन सी रोज. यहाँ पे लिली आप देख सकते हैं. जो भी एडवांस प्लांट्स आप जानते हैं, ऑल दोज लाई अंडर द कैटेगरी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. अब यहाँ पे अगेन द मेल गैमेट इज गोइंग टू बी पॉलन ग्रेन एंड द फीमेल गैमेट इज गोइंग टू बी एग. दोनों के दोनों कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? मतलब अगर कोई आपसे ये पूछता है कि एंजियोस्पर्म्स का सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट कौन सा है, बताइए, आंसर करिए. विच इज द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द बॉडी इन एंजियोस्पर्म्स? कहाँ पर आप पॉलन देख सकते हो, कहाँ पर आप एग देख सकते हो? विच इज दैट पार्ट ऑफ द प्लांट? एग्जैक्टली, द आंसर इज फ्लावर. ठीक है, जानवी और स्वस्तिका से अभी तक मुझे आंसर नहीं मिला. बेटा आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं, जानवी एंड स्वस्तिका? फाइन. तो दीज आर द फ्लावर्स विच आर गोइंग टू कंटेन द मेल एंड द फीमेल गैमेट. बेसिक बेसिक बातें आपको यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स के बारे में जाननी है. इनका जो डिटेल होगा ना वो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी के चैप्टर में होगा. फाइन. तो वी आर गोइंग टू हैव अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म्स हियर. एंजियोस्पर्म्स में जो सीड्स होती हैं वो फ्रूट्स में एनक्लोज्ड होती हैं, ये भी आप लोगों को पता है, आप यहाँ देख ही रहे हैं. एप्पल का एग्जाम्पल है, पपाया का एग्जाम्पल है. ऑल्दो एप्पल इज नॉट अ ट्रू फ्रूट. ठीक है, एप्पल एक फॉल्स फ्रूट है. एप्पल इज नॉट ट्रू फ्रूट. अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स के कॉमन फीचर्स देख लीजिए. एंजियोस्पर्म्स भी जिम्नोस्पर्म्स की तरह एम्ब्रियोफाइटिक होंगे. एम्ब्रियो फॉर्मेशन यू कैन सी. नॉन आर्चिगोनियट्स होंगे, मतलब कि अब आपको यहाँ आर्चिगोनियम एंथ्रीडियम नहीं मिलेगा. मैंने आपको बताया ना, नॉन आर्चिगोनियट का मतलब है दे आर नॉट गोइंग टू हैव एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम. नाउ दे आर गोइंग टू हैव एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम. ओके, वस्क्युलर हैं. ट्रू वस्क्युलर बंडल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि अगेन कॉन्जॉइंट, कोलैटरल, वो सारी कंडीशन के साथ होंगे. कैम्बियम प्रेजेंट होगा और फ्रूट बियरिंग भी होते हैं. फाइन. फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. नाउ दिस इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स जहां पे आप टॉल ट्री, श्रब्स, हर्ब्स, हर तरह के पौधे देख सकते हैं. ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स तो वहां आपको हर वेराइटी का पौधा मिलेगा, चाहे वो छोटा सा हर्ब हो, श्रब हो या फिर कोई टॉल ट्री हो. फाइन. तो यू कैन सी वॉल्फिया विच इज एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक.
फिर आप चले जाएंगे यूकेलिप्टस, जिसकी हाइट लगभग 100 मीटर तक भी हो सकती है। फाइन, यूकेलिप्टस में से आपको कुछ मिलता है। व्हाट इज दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम यूकेलिप्टस? बताइए, विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम यूकेलिप्टस? चलिए पता करके जरूर बताइएगा, विच इज दैट प्रोडक्ट विच इज ऑब्टेन फ्रॉम यूकेलिप्टस। लेटर ऑन यू कैन सी कि एंजियोस्पर्म्स की मदद से फूड, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन, काफी सारी चीजें हमें मिलती हैं। मतलब दे आर अ लार्ज कंट्रीब्यूटर्स ऑफ इथनोबॉटनी, इकोनॉमिक वेलफेयर की काफी सारी चीजें हमें इन पौधों में से मिल सकती हैं। से फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ से जितने भी एल्कलॉइड्स लेते हैं, रबर इज अ टाइप ऑफ एल्कलॉइड जो हमें ट्री से मिलता है। फाइन, देन सम ऑफ द मेडिसिन लाइक ब्लड प्रेशर का जो मेडिसिन है वो हमें मिलेगा रेसरपाइन से, वो भी एक पौधे का ही एल्कलॉइड है। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स और उनके अलग अलग बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर भी टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों तरह का रूट सिस्टम आपको दिख सकता है। अब यहाँ पे मेन कंडक्टिंग एलिमेंट्स कौन होती हैं? जाइलम की मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स वेसल्स हैं और फ्लोएम की मेजर कंडक्टिंग एलिमेंट्स कंपेनियन सेल्स होंगी, जबकि ये दोनों जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट थी, लेकिन एंजियोस्पर्म्स में इनका मेजर रोल है। जो मेन काम करना है वस्कुलर ट्यूब को, वो यही करेंगे। इसके अलावा फ्लावर जो होता है, फ्लावर इज कंस्पिकुअस, उसके पास पेरियंथ होता है, स्टॉक होता है। व्हाट यू कैन सी इज कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है फ्लावर का, दैट इज द स्टेमन, एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द फीमेल पार्ट, तो दैट विल बी पिस्टिल और कार्पेल। याद है या नहीं याद है? डू यू रिमेम्बर द मीनिंग ऑफ स्टेमन, पिस्टिल एंड कार्पेल? याद है सबको ये? फिर आपको ये भी याद होगा कि एंथर के विदिन पॉलन ग्रेन बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की मदद से, और जो ओवरी होगा या ओव्यूल होगा उसके विदिन एग सेल बनेगा, किसकी मदद से? मेगास्पोर मदर सेल की मदद से। तो जो भी ऐसा फ्लावर होगा जिसमें आप फीमेल ऑर्गन देख सकते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है, या कार्पेलरी कंडीशन। और जब आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टेमन होता है, तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी स्टैमिनेट कंडीशन। फाइन, तो ये दोनों चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, याद रखना, when we talk about the angiosperms. Now many ovules can be there. You can see this image. यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग ओव्यूल्स दिख रहे हैं। तो जितने सारे ओव्यूल्स होंगे, आपको पता है कि उतने ज्यादा सीड्स भी मॉडिफाई होंगे। यू हैव सीन कि पपाया के अंदर कितने सारे सीड्स होते हैं। तो दैट कंडीशन इज बिकॉज ऑफ मेनी ओव्यूल्स जो उसके अंदर हो सकते हैं। अब ये सेक्शन आपको याद आ रहा होगा, ये तो बिल्कुल थोड़े थोड़े पहले दिनों की बात है। यहाँ पे आप चलाजल एंड देख रहे हैं, माइक्रोपाइलर एंड है, साइनर्जिड है, साइनर्जिड के साथ एक्सेल भी होता है जो आपको यहाँ विजिबल नहीं है, बट दैट इज एक्चुअली देयर। पोलर न्यूक्लियाई। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ मैच्योर ओव्यूल, जो कि आपने एंजियोस्पर्म्स में सीखा होगा व्हेन यू माइट हैव लर्नड अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन क्लास 12। याद रखिए कि यहाँ पर गैमेट्स के फॉर्मेशन के लिए जो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होता है, तो सेल डिवीजन रिक्वायर्ड इज मियोसिस। कौन सा सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होगा? मियोटिक सेल डिवीजन रिक्वायर्ड है, ओके। और इसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं, जिससे क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस टू हाफ। इसके अलावा एम्ब्रियो सैक भी कहा जाता है मैच्योर गैमेटोफाइट को। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मैच्योर स्टेज में इसके अंदर कितने तरह की चीजें होती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 7 सेल्ड स्टेज होती है, लेकिन जो न्यू नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता है दैट इज द 8। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, दिस इज कॉल्ड एज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। आपको इससे याद भी आ रहा होगा, यू कैन सी 7 सेल्स, 1 2 3 ऊपर हो गए एंटीपोडल, 1 2 3 नीचे हो गए साइनर्जिड एंड द एक्सेल, एंड देन यू कैन सी इन बिटवीन अ सेंट्रल सेल। तो ये यहाँ पर सेल्स कितने हुए? 7। अगर आप न्यूक्लियस काउंट करने जाएंगे, तो सी अबाउट द न्यूक्लियस, हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर? दिस विल बी 1 2 and 3 4
5 and 6, और सेंटर में 2 होते हैं जो लेटर ऑन फ्यूज करके सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये 2, तो 6 + 2 विल बी इक्वल्स टू 8 न्यूक्लियाई। ओके, तो जो आपका मैच्योर गैमेटोफाइट होता है, फीमेल गैमेटोफाइट, यू विल ऑब्जर्व कि उसके अंदर 7 सेल्स होते हैं और 8 न्यूक्लिएट स्टेज होती है। रिमेंबर दिस थिंग, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर एंजियोस्पर्म्स। नाउ लेट अस मूव कि पोलर न्यूक्लियाई लेटर ऑन सेकेंडरी न्यूक्लियस बना लेगा विच इज डिप्लॉयड, बट ये तब की इवेंट है जब फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है। तो एंजियोस्पर्म्स की लेटर ऑन अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो यू विल कम टू नो कि यहाँ दोनों तरह के जो गैमेट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल हैं। ना तो पॉलन अप्रोच कर सकता है फीमेल गैमेट को, और फीमेल गैमेट तो अपनी जगह से हिल ही नहीं सकता क्योंकि वो तो एक जगह पर स्टिक्ड होता है विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ओके, तो यहाँ पे पॉलिनेशन दूसरे एजेंट्स की मदद से होती है, एक्सटर्नल एजेंट की मदद से, एंड दैट पॉलिनेशन इज कैरिड आउट आइदर बाय विंड। जब यहाँ पर विंड के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो एनिमोफिली होगा, वाटर के थ्रू है तो हाइड्रोफिली, दूसरे बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं जैसे कि इंसेक्ट्स हो सकते हैं या बर्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देखने मिलेगा। लेटर ऑन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होगा कि जैसे ही पॉलिनेशन हो चुका तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पॉलन है। नाउ दैट पॉलन इज गिविंग राइज टू पॉलन ट्यूब, मतलब यहाँ पर भी साइफोनोगैमी होगी। जब भी पॉलन ट्यूब बनता है तो मैंने आपको बताया है कि वो साइफोनोगैमस कंडीशन है, तो पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट होगा और यहाँ पे आपका मैच्योर मेल गैमेट फीमेल गैमेटोफाइट है जहां एग है। So with the help of this tube, it is going to approach the female gamete, and after that fertilization is going to take place. अब fertilization में भी आपको पता है, fertilization में क्या होता है, one of the pollen is going to get fused with the egg, और दूसरा जो pollen है it is going to get fused with the polar nuclei। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक्चुअली 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ, एंड दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। इस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि बहुत ही फेमस कैरेक्टर है एंजियोस्पर्म्स का। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर एंडोस्पर्म बनता है विच इज अ ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जब पोलर न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा विद द पॉलन, मैं लिख देती हूं आपके लिए, व्हेन पोलर न्यूक्लियाई इज गोइंग टू गेट फ्यूज्ड विद द पॉलन, तो यहाँ पे एंडोस्पर्म बनेगा 3n स्ट्रक्चर, और जब यहाँ पे एग का फ्यूजन होगा अलोंग विद द पॉलन तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, यू नो दैट। तो डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन दैट इज एन एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ द एंजियोस्पर्म्स, ये भी याद रखिए। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि मेल गैमेट 1 and 2 सेम फिनोमिनन जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, one male gamete is going to fuse with the egg, that is the syngamy, true fertilization. Second male gamete is going to fuse with the diploid secondary nucleus which is going to give rise to triple fusion or triploid structure जिसको हम endosperm कहेंगे। Fine. तो these are actually the fertilization characters जो कि आप किसके अंदर देख सकते हो, एंजियोस्पर्म्स के अंदर देख सकते हो। तो फोकस ऑन दिस कंडीशन। ऊगैमी तो है ही क्योंकि मेल फीमेल गैमेट अलग हैं, साइफोनोगैमी भी है क्योंकि पॉलन ट्यूब का डेवलपमेंट आपने देखा। फाइन, तो ये कैरेक्टर आपको एंजियोस्पर्म्स में मिलेंगे विच आर कंसिडर्ड टू बी द लेटेस्ट। इसके बाद साइनर्जिड एंटीपॉडल जो भी अंदर के सेल्स थे दे आर गोइंग टू डीजनरेट, खत्म हो जाएंगे, वहां पे सिर्फ और सिर्फ सीड बचेगा और फ्रूट बचेगा। तो जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है और जो ओवरी है दैट इज गोइंग टू फॉर्म द फ्रूट। दिस इज द स्ट्रक्चर दैट यू कैन सी। फाइन, एप्पल का एग्जाम्पल कभी भी यहाँ मत लेना क्योंकि एप्पल फॉल्स फ्रूट है, उसमें जो इडिबल पोर्शन होता है दैट इज नॉट ओवरी, दैट इज थैलेमस। ठीक है,
तो याद रखिए कि अगर कोई आपसे ट्रू फ्रूट का एग्जाम्पल मांग रहा है, यू बेटर give example of tomato but don't give example of apple because it is false fruit. Then यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स की दो डिफरेंट क्लासेस की अगर आपको बात की जाए तो दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन. यू नो दैट सम ऑफ देम आर मोनोकॉट्स जैसे कि मेज, एंड सम ऑफ देम क्या एक्चुअली मेजॉरिटी ऑफ देम आर डाइकॉट्स. ठीक है, तो these are the two major classes. When you are able to see two cotyledons inside the seed, तो आपको पता चलेगा कि वो डाइकॉट कंडीशन है. एक सिंगल कॉटिलेडॉन है तो वहां पर मोनोकॉट कंडीशन है, जैसे कि मैंगो या मेज में होती है. अब चलिए क्वेश्चंस थोड़े से अप्लाई कर लीजिए. एंजियोस्पर्म्स के अंदर ओव्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी, partial inside or outside या none of these? Tell me the answer. Yes, the answer is inside ovary. अब ये बताइए कि एंजियोस्पर्म्स में हर एक एम्ब्रियो सैक 3 सेल्ड एग कंप्राइजिंग जो एपरेटस बनता है उसमें क्या क्या होता है? वो 3 सेल्ड एग एपरेटस में, तो उसमें 2 साइनर्जिड्स होते हैं, 2 साइनर्जिड्स एंड 1 एग सेल. ठीक है, there will be 2 synergids and 1 egg cell. Next is dicots are characterized by, इसमें तो आपको कुछ सोचना ही नहीं है, by the presence of 2 cotyledons. तो यहाँ 2 cotyledon आंसर होगा. Non archegoniate fruit bearing phanerogams, तो non archegoniate condition is seen in angiosperms. यहाँ एंड्रोशियम और गाइनोशियम होता है. I again repeat. स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म, माइक्रोस्कोपिक एंजियोस्पर्म वॉल्फिया होता है. रिमेंबर, टॉलेस्ट अगर पूछेगा तो आप यूकेलिप्टस बोलेंगे. फाइन, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म देखिए पूछ ही लिया, तो नेक्स्ट आपका टॉलेस्ट है तो दैट विल बी यूकेलिप्टस. 100 मीटर्स की हाइट है. माइक्रोस्कोपिक वॉल्फिया है सबसे छोटा. मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम कौन होगी? यहाँ पे वेसल्स होंगी. ठीक है, conducting elements of phloem, sieve tubes and sieve cells. Highly reduced female gametophyte is also known as, क्या कहा जाता है highly reduced female gametophyte को? तो that is called as embryo sac. Remember, female gametophyte of angiosperm is called as embryo sac. एम्ब्रियो सैक जब आप देखेंगे तो वहां पे आपको डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहा है, जो किसके फ्यूजन से बनता है. तो डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई. ओके, 2 पोलर न्यूक्लियाई आर गोइंग टू फ्यूज एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस. एंजियोस्पर्म्स में कौन सी तरह की पॉलिनेशन देखी जा सकती है? विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन यू कैन सी हियर इन angiosperms? So that will be indirect. Okay, एंडोस्पर्म का प्लॉइडी लेवल ट्रिप्लॉइड होता है. जिम्नोस्पर्म में भी मैंने आपको बताया था. नाउ एंजियोस्पर्म्स जो होंगे उनके अंदर एंडोस्पर्म किस तरह का है? तो दैट विल बी प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन. दैट विल बी द आंसर. अब आपको ये बताना है कि एम्ब्रियो सैक के विद इन जो भी सेल्स होते हैं जो डीजनरेट करते हैं वो कौन से होते हैं? तो आपको भी पता है कि एक्सेल का तो फ्यूजन हो जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई का भी फ्यूजन हो जाएगा. बचे कौन? साइनर्जिड और एंटीपॉडल, वही डीजनरेट करेंगे. तो आपका जो आंसर होगा दैट विल बी साइनर्जिड्स एंड द एंटीपॉडल्स. दे आर गोइंग टू डीजनरेट. So this was about gymnosperms. Let us discuss something about the life cycle pattern also. वैसे ऑलरेडी आपको पता है कि लाइफ साइकिल पैटर्न डिप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक या हैप्लोडिप्लॉन्टिक इसी तरह के हो सकते हैं. तो जो प्लांट किंगडम का चैप्टर है ऑलमोस्ट इसको हमने खत्म ही कर लिया है. दिस इज ओनली अ सुपरफिशियल टॉपिक क्योंकि ऑलरेडी आपको इनके लाइफ साइकिल पैटर्न्स तो मालूम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ आप जानते हैं कि लाइफ साइकिल पैटर्न में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होगा. हैप्लॉइड फेज डिप्लॉइड फेज को ऑल्टरनेट करेगा. यस और नो जल्दी से बताओ. अभी तक हमने इतनी सारी लाइफ साइकिल्स देखी हैं
जिम्नोस्पर्म्स में देखा, एंजियोस्पर्म्स में देखा, डिफरेंट लाइफ साइकिल्स देखने के बाद इतना एक्सपीरियंस तो हमें हो ही गया है कि हम लाइफ साइकिल पैटर्न जज कर लें। टेल मी यस और नो। इट्स ओके स्वस्तिका, इट्स ऑल राइट कंप्लीटली ठीक है। कहीं समझ में नहीं आएगा, डाउट होगा तो आप पूछ लेना, दैट्स माय कंसर्न। चलिए लेट अस सी द पैटर्न देन। अब आपको भी पता है कि यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स माइटोसिस के थ्रू डिवाइड कर सकते हैं, यू ऑल वेरी वेल नो। ठीक है, इससे क्या होगा कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन होगा। नाउ व्हाट यू नो कि जब भी गैमेट्स हमें बनाना है तो गैमेट्स बनाने के टाइम पर हमें यूज करना होता है मियोसिस। लेकिन अगर आपको कोई बॉडी पार्ट रीजनरेट करना है जैसे कि गैमेटोफिटिक बॉडी पार्ट, देन वी आर गोइंग टू यूज माइटोसिस। ठीक है, देन बिफोर फर्टिलाइजेशन जब गैमेट्स बनने हैं तो व्हाट वी आर गोइंग टू यूज, वी आर गोइंग टू यूज मियोसिस। ये यहाँ पर पैटर्न फॉलो होगा मियोसिस का। ओके, तो आपको यहाँ कुछ स्पेशल याद नहीं रखना है, आपको बस ये स्पेशल याद रखना है कि व्हेन यू आर गोइंग टू यूज माइटोसिस एंड व्हेन वी आर गोइंग टू यूज मियोसिस। तो आपको अभी तक तो रटा गया होगा, ऑन टिप्स हो गया होगा कि जब हमें क्रोमोसोम नंबर में चेंज नहीं लाना है तो हम माइटोसिस यूज करेंगे। जब क्रोमोसोम नंबर घटाना है यूजुअली ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, देन वी आर गोइंग टू यूज मियोसिस। ओके, तो आपको इस तरह से पता चला कि देयर इज ऑल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड फेज विद द डिप्लॉइड फेज एंड दैट इज ओनली टर्म्ड एज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, इनफैक्ट आप पौधों पे क्यों जा रहे हैं, आप हमारा लाइफ साइकिल देखिए। अगर आप ह्यूमंस के साथ कंपेयर करेंगे एंजियोस्पर्म्स को, तो हमें भी पता है कि हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए वी नीड माइटोसिस। लेकिन जब गैमेट्स बनाने होते हैं then we have to reduce the chromosome number to half and then we are opting for meiosis. Same condition goes in case of angiosperms. कोई भी इसमें different matter नहीं है। तो when you will be able to see कि यहाँ alternate कर रहा है haploid phase diploid phase को, तो this condition is only called as alternation of generation, जो कि angiosperms में present है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल आर हैप्लॉइड, तो उसको आप हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलिए। अगर आप देख रहे हैं कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेजेस आर डिप्लॉइड, तो आप डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलिए। तो आपके सामने फिलहाल जो लाइफ साइकिल है दैट इज द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है। अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होगी तो डिप्लॉन्टिक होगा। अब यहाँ देखो, you can see that the main plant body is gametophyte haploid, तो आपका लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक हो गया। फाइन, अब डिप्लॉन्टिक भी देख लो। मैं ये चीजें आपको थोड़ा सा फास्ट इसीलिए लेके जा रही हूँ बिकॉज लाइफ साइकिल हमने अभी तक बहुत सारे बनाए हैं एंड यू आर वेरी वेल अवेयर कि ये कैसे बनते हैं। आपको याद नहीं है कि हमने वॉलवॉक्स और स्पाइरोगायरा एल्गी में डील किया था और मैंने आपको एल्गी की लाइफ साइकिल बताई थी, दैट वाज हैप्लॉन्टिक। ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में आपको पता है कि स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होगी क्योंकि स्पोरोफिटिक स्टेज डिप्लॉइड होती है। तो सी द पैटर्न हियर आल्सो, यू कैन सी दैट द मेन प्लांट बॉडी इज अ स्पोरोफाइट। मेन प्लांट बॉडी कौन है, स्पोरोफाइट है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टेजेस विल बी डिप्लॉइड। तो जब इस तरह का लाइफ साइकिल है तो व्हाट वी कॉल इट एज, वी कॉल इट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। कुछ नया नहीं है। अब डिप्लोहेप्लॉन्टिक है। डिप्लोहेप्लॉन्टिक में आपको पता है कि डिप्लॉइड फेज इज गोइंग टू ऑल्टरनेट विद द हैप्लॉइड फेज। ये देखिए, ये डिप्लॉइड फेज ऑल्टरनेट कर रहा है हैप्लॉइड फेज को। और डोमिनेंट कौन है, डोमिनेंट है डिप्लॉइड फेज। तो आपने डिप्लो वर्ड पहले यूज किया, डिप्लोहेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्लियर? देन हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होती है। डिप्लोहैप्लॉन्टिक के एग्जाम्पल्स यहाँ आपके सामने हैं और यहाँ हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी देख लो। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब डोमिनेंट फेज विल बी हैप्लॉइड या मेन प्लांट बॉडी जो है वो हैप्लॉइड होगी। दिस इज इन केस ऑफ लैमिनेरिया। लैमिनेरिया जो है वो ब्राउन एल्गा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है और कुछ भी स्पेशल नहीं है व्हेन वी टॉक अबाउट लाइफ साइकिल पैटर्न, यू नो दैट।
अब यहाँ क्वेश्चंस कुछ कर लेंगे तो आप और क्लियर हो जाएंगे। बताइए एंजियोस्पर्म्स में हैप्लॉइड स्पोर्स कौन से सेल डिवीजन से बनेंगे? Which type of cell division will be responsible for the production of haploid spore? बताइए। एंजियोस्पर्म्स में मेन प्लांट बॉडी 2n है, मतलब 2n से n बनाना है आपको। एग्जैक्टली, आंसर विल बी मियोसिस। अगला है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का एग्जाम्पल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किन में चलती है? फ्यूकस में चलेगी। ओके, तो आंसर विल बी फ्यूकस। टेरिडोफाइट्स की लाइफ साइकिल के बारे में पूछ रहा है, मियोटिक डिवीजन कहां पर होगा? तो आपको भी पता है मियोसिस तभी होगा जब स्पोर बनेगा एंड द स्ट्रक्चर विल बी स्पोर मदर सेल्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल का डोमिनेंट स्टेज कौन होता है? स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? बताइए। What is the dominant phase in the life cycle of bryophytes? It is sporophyte or gametophyte? Yes, the answer is haploid gametophyte. Very good, Arbaz. Foot seta and capsule belong to which generation? Foot seta और capsule, ठीक है, आपको भी पता है कि ये कहां पर बनते हैं। तो these are the part of sporophytic generation. याद रखिए, स्पोर बनाने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफिटिक फेज एंड स्पोरोफिटिक फेज कहां पर पाई जाती हैं? सारे टेरिडोफाइट्स में। स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से मतलब नहीं, गैमेटोफाइट को स्पोरोफाइट से मतलब नहीं। दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट फेज। So this was all about the chapter of plant kingdom. Plant kingdom में आपको इतना ही जानना था। The next chapter will be morphology in flowering plants. Flowering plants की जो भी morphology होती है, that we are going to discuss in the next chapter.